जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डाउट नट पर। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारा अध्याय चल रहा है कौन सा, विकास, जिसमें टोटल 4 भाग है आप जानते हैं। और इन 4 भागों में से हमारा तीसरा भाग चल रहा है कौन सा, कार्बनिक विकास के सिद्धांत। तो आज भी इसी को कंटिन्यू करेंगे बेटा जी। यहाँ पर कार्बनिक विकास के सिद्धांतों की बात करेंगे, है ना। देखिए मैंने आपको बताया था ये जो तीसरा भाग जो था, सिद्धांत जो थे, इसमें मेनली 2 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत जो हम पूरा पढ़ चुके हैं, जो क्या था बेटा, हमारा कार्बनिक विकास के सिद्धांतों में 2 थे। एक तो था हमारा लेमार्कवाद, जो हमने पढ़ लिया है पूरा का पूरा लेमार्कवाद। अब इसके बाद दूसरी जो थ्योरी जो पढ़नी थी, दूसरा सिद्धांत जो पढ़ना था, वो पढ़ना था ये लेमार्कवाद हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें चार बिंदु थे लेमार्कवाद के, वो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट हो रहा था क्या, डार्विनवाद। अब ये आज हमको पढ़ना है क्या, डार्विनवाद, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेमार्कवाद समाप्त किया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डार्विनवाद, अंग्रेजी में बोले तो डार्विनिज्म। ये अब हमें पढ़ना है, डार्विनवाद पढ़ना है, डार्विनिज्म पढ़ना है। ठीक है, यानी वो थ्योरी जो डार्विन ने प्रस्तुत करी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस वैज्ञानिक है ना, 10वीं कक्षा में आ जाते हैं ये। तो डार्विन ने जो थ्योरी दी, डार्विन ने जो चीजें बताई, वो सारे का सारा सिद्धांत क्या कहलाएगा, डार्विनवाद कहलाएगा। तो आइए थोड़ी थोड़ी चीजें हम पढ़ते हैं, किसके बारे में, डार्विन के बारे में, बिंदु दर बिंदु चीजें हम पढ़ते हैं। आइएगा, सबसे पहला बिंदु डार्विनवाद में, सबसे पहला बिंदु पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज है वो ये, चार्ल्स डार्विन। नाम क्या है, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ये 12 फरवरी 1809 में पैदा हुए थे। 12 फरवरी 1809 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर, इंग्लैंड में। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात बोली। ये जो डार्विन अंकल जो है, इनका जन्म जो है, डार्विन का पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन, इनका जन्म जो है 1809 में, 12 फरवरी 1809 में हुआ था। कहां पर, इंग्लैंड में। कोई दिक्कत, चले आगे, चले। अब इसके बाद मेन चीज जो है, ये डार्विन जो है, ये एक शिप बोल दीजिए, एक जहाज बोल दीजिए। उस जहाज का नाम आपने याद रखना है, HMS बीगल। HMS बीगल, BEAGLE। HMS बीगल ये कौन है, जहाज का नाम है। ठीक है, इस जहाज की सहायता से वो पंचवर्षीय योजना पर निकले। 27 दिसंबर 1831 को निकले और 2 अक्टूबर 1836 को वापस अपने घर पहुंचे। क्या, 27 दिसंबर 1831 को निकले और 2 अक्टूबर 1836 को वो अपने घर पहुंचे। कितने वर्ष हो गए, ऑलमोस्ट 5 साल हो गए। अब वो ये 5 वर्षों तक घूमे इस जहाज के सहायता से, इस जहाज की सहायता से वो 5 वर्षों तक घूमे। कहां कहां पर घूमे, वो दक्षिण अमेरिका, भूलना नहीं है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और दक्षिणी अमेरिका के पास एक महाद्वीप, जो मैंने आपको इसी चैप्टर में बताया भी था जब फिंच बताई थी, डार्विन फिंच, याद आ रही है, गैला पेगोस महाद्वीप। तो बेटा ये वो 4 जगह हैं, ये वो 4 जगह हैं जो आपने याद रखनी है। ये वो 4 जगह हैं जहां पर 5 सालों तक इस जहाज की सहायता से
आपके चार्ल्स डार्विन जो हैं 5 सालों तक इन जगहों पर, इनके जंगलों में यहां पर वो घूमे थे 5 सालों तक। अब अकेले तो गए नहीं थे, अपने साथ साथ और साथियों को भी लेकर गए थे, लेकिन अब इन्हीं का ही नाम क्यों आता है? क्योंकि इन्होंने कई सारी बातें बताई थी। तो अब आप मुझे बताइए, यहां से यहां तक की बातें समझ में आई? कौन प्रभु? ये है कौन? चार्ल्स डार्विन। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है डार्विनवाद। क्या सिद्धांत दिया था अभी थोड़ी देर में देखेंगे। हमने पहले इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें करी। हमने बोला चार्ल्स डार्विन का जन्म कब हुआ था? 1809 में हुआ था, है ना। और ये अब एक जहाज पर 27 दिसंबर 1831 से लेकर 2 अक्टूबर 1836 तक घूमे थे। 5 सालों तक इन जगहों पर घूमे थे। अब आप मुझे बताइए, ये कितने वर्ष के थे जब ये जहाज पर बैठकर घूमने के लिए चले गए थे? 1831, यानी मोटा मोटा अगर देखी जाए तो 22 वर्ष के होंगे ना। 1809 में जन्म हुआ, 1831 पर निकल लिए। कितने वर्षों का डिफरेंस तुमको दिखाई दे रहा है? जरा सोचिए, 22 वर्षों का नहीं दिखाई दे रहा? यानी ये 22 साल के थे, ये 22 साल के थे, जहाज पर निकल लिए 5 साल तक, यानी 22 से 27 वर्ष तक। 22 से 27 वर्ष तक 5 साल हो गए ना। 22 वर्ष के थे जब जहाज पर निकल लिए, 27 वर्ष जब हुए तब वो अपने घर लौटे। 5 वर्षों तक ये घूमे। अरे भैया, 27 वर्ष में तो बुद्धि नहीं होती हम जैसों के अंदर। सोच, 22 वर्ष में क्या ही सोचेगा व्यक्ति? 22 वर्ष में क्या होता है, क्या आ जाता है? ये महान वैज्ञानिक हैं, ये समझ रहे हैं? 22 साल की उम्र में निकल लिए थे जहाज पे। ऐसे ही होते हैं साइंटिस्ट, ऐसे ही बनते हैं साइंटिस्ट। ये 4 जगहों पर घूमे और घूमने के बाद इन्होंने ढेर सारी बातें बताई, जिसमें से इनका जो सिद्धांत जो है, उस सिद्धांत का नाम क्या है बेटा? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। सो बेटा, ये जो थ्योरी जो थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, ये थ्योरी डार्विन ने प्रस्तुत करी और इसी थ्योरी को डार्विनिज्म या डार्विनवाद बोला गया। जैसे याद है लेमार्कवाद क्या था? जो लेमार्क ने सिद्धांत दिया था, क्या सिद्धांत दिया था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये तो सिद्धांत का नाम था। वो सिद्धांत किस नाम से फेमस हुआ? जो लेमार्क ने दिया उसको हमने लेमार्कवाद बोला। उसी तरीके से डार्विन ने जो सिद्धांत दिया वो ये सिद्धांत था। अब इसी सिद्धांत का दूसरा नाम क्या पड़ा? डार्विनवाद। डन, सिंपल सी बात है। अब इधर देखो, ध्यान से देखो, इस बिंदु पर फोकस करो और इस बिंदु पे जो सिद्धांत है वो क्या था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। नाम से पता लग रहा है, 10वीं कक्षा में आ गया था। याद करिए, प्रकृति केवल उन्हीं का ही चयन करती है जो अपने आप को बदलते हुए वातावरण में अनुकूलित कर लेते हैं। याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा था 10वीं कक्षा में। वे जीव जो खराब कंडीशन को झेल लेते हैं, केवल वही जिंदा रहते हैं। यही तो है ना ये सिद्धांत, है ना भाई? प्राकृतिक चयन का मतलब क्या होगा? कि प्रकृति केवल उन्हीं का ही चयन करेगी जो गंदी से गंदी, खराब से खराब, बेकार से बेकार कंडीशंस को झेल ले। प्रकृति उन्हीं का चयन करेगी। ये बताया किसने? डार्विन। लेकिन अब जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। एक वैज्ञानिक, बिंदु दर बिंदु चीजें याद रखनी है। 1-2 हो गए, तीसरा बिंदु, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम आपने नहीं भूलना है। बहुत पता है, बहुत ही चालू किस्म के थे आपके। कौन? ये डार्विन। बहुत बहुत चालू किस्म के थे, बहुत ही चालाक किस्म के थे। कौन? आपके डार्विन। कैसे सर? ध्यान से सुनिएगा। एक वैज्ञानिक जिनका नाम है एल्फ्रेड रसेल वेलेस। एल्फ्रेड रसेल वेलेस एक वैज्ञानिक। ये वो वैज्ञानिक थे
जिन्होंने सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, प्राकृतिक चयन जो होता है, यानी प्रकृति जिसका चयन करती है, ये प्राकृतिक चयन का, नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया जो था ना, ये आइडिया जो था, ये जो प्राकृतिक चयन जो है, नेचुरल सिलेक्शन जो है, नेचर जिनको सेलेक्ट कर रहा है, प्रकृति जिनको सेलेक्ट कर रही है कि वो जिंदा रहेंगे बाकी मर जाएंगे, कौन? जिनको नेचर सेलेक्ट कर रही है, ये सर्वप्रथम आइडिया जो है, सर्वप्रथम आइडिया जो था, ये विचार जो था, आइडिया यानी ये जो विचार जो था, सबसे पहला सर्वप्रथम ये जो विचार जो था ना, इसके बारे में ये जो सिद्धांत जो था ना, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, उसमें प्राकृतिक चयन ये जो बिंदु जो है ना, इसका आइडिया, इसका विचार सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन को नहीं आया था। किसको आया था? अल्फ्रेड रसेल वेलेस को आया था। अब ये ना बुद्धू थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पता है ये जो आइडिया जो था, ये आइडिया, ये विचार जो है, चार्ल्स डार्विन को बताया, चार्ल्स डार्विन को बताया। मतलब यूं सोचो, एक ऐसा सिद्धांत जो बहुत प्रचलित हुआ, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, उस टाइम पर जितने भी साइंटिस्ट थे ना, जितने भी साइंटिस्ट थे, सभी के सारे साइंटिस्ट इनके सिद्धांत पर काम कर रहे थे। कितना प्रचलित हुआ था ये सिद्धांत, लेकिन इस सिद्धांत का मेन आइडिया जो था, वो प्रभु इनको नहीं आया था, वो इनको आया था। किसको? अल्फ्रेड रसेल वेलेस को आया था। ये जो आइडिया जो था ना प्राकृतिक चयन का, इस वैज्ञानिक को आया था, और इन्होंने इस आइडिया को शेयर किया था, बताया था। किसको? चार्ल्स डार्विन को बताया। तो सर ये तो चोरी हो गई। चोरी नहीं हुई। देख इसको समझ। देख, मैं मान लो अल्फ्रेड रसेल वेलेस हूं, और मेरे को ये जो कंसेप्ट है ना, ये वाला प्राकृतिक चयन का कंसेप्ट जो है, ये मेरे को 2-3 उदाहरणों में दिखा। ठीक है, मैंने 2-3 ऐसे एग्जाम्पल देखे, ध्यान से सुनना। मैंने 2-3 ऐसे एग्जाम्पल देखे जिसमें मैंने देखा कि प्रकृति केवल उनका चयन कर रही है जो अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, बदलते वातावरण के साथ अपने आप को अनुकूलित कर रहे हैं। प्रकृति केवल उनका चयन कर रही है। ये आइडिया मुझे आया, और मैंने एक चिट्ठी के द्वारा ये आइडिया मैंने चार्ल्स डार्विन को भेजा। चार्ल्स डार्विन के दिमाग में भी ये चीज आई। अब चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने मिलकर, ध्यान से सुनना, चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने मिलकर, चौथा बिंदु, चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने मिलकर क्या दिया? सिद्धांत दिया, एक थ्योरी दी, और उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। लेकिन आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था ये थ्योरी जो है चार्ल्स डार्विन ने दी, और अभी आप बोल रहे हो ये तो चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने मिलकर दी। अब सुनना, देखो पते की बात है, तुम्हें समझ में आ रहा मैं कहना क्या चाह रहा हूं? देख वापस देख। चार्ल्स डार्विन अब पैदा हुए, 5 सालों तक यहां पर घूमे, ठीक है। आने के बाद में उनके पास एक चिट्ठी आई इनसे। इन्होंने उस चिट्ठी में एक विचार प्रस्तुत किया अपना, किसके बारे में? प्रकृति जो है चयन करती है, जो अनुकूलता दर्शाते हैं, जो बदलते वातावरण के अनुसार अपने अंदर बदलाव लाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं, प्रकृति उनका चयन करती है। ये आइडिया जो था इन्होंने इनके साथ शेयर किया, है ना? ठीक है। करने के बाद में इनके साथ
चार्ल्स डार्विन ने मिलकर एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। कौन सा? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत को डिटेल में समझाया था बाद में। क्या बोला हमने? ये जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, इस सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने डिटेल में समझाया। अब आप मुझे बताएं, दो वैज्ञानिक है जो मिलकर चलो एक सिद्धांत दे देते हैं, लेकिन उस सिद्धांत की सारी डिटेल अगर एक देगा तो वो सिद्धांत किसका माना जाएगा? उसी का ना, जो सिद्धांत को डिटेल में प्रस्तुत करेगा, है ना। तो भैया चार्ल्स डार्विन ने इस सिद्धांत को डिटेल में समझाया एक पुस्तक में, एक बुक में। बुक लिख दूं, समझ जाओगे ना, एक बुक में। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? कि भैया इन दोनों ने मिलकर चलो एक सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन उस सिद्धांत की एक एक चीज, बारीक बारीक चीज जो है, बाद में चार्ल्स डार्विन ने और तगड़े रूप से एक बुक में समझाई इस सिद्धांत को। देख, मैं हूं और एक मेरा दोस्त है, मान लो शुभम पालीवाल सर है, ठीक है। मैं और शुभम पालीवाल सर जो है एक चीज पर काम कर रहे थे। हम दोनों के ख्यालात मिले, हम दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत दे दिया। चलो, अब वो सिद्धांत में मेरा नाम भी आ गया और उनका नाम भी आ गया, हम दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत दे दिया। लेकिन उस सिद्धांत को और डिटेल में समझाया किन्होंने? मान लो शुभम पालीवाल सर ने समझा दिया। तो अब वो सिद्धांत किसका माना जाएगा? मेन उसकी सारी डिटेल उन्होंने समझाई, तो वो सिद्धांत किसका माना जाएगा? मेरा, शुभम पालीवाल सर का, अल्फ्रेड रसेल वेलेस का, कि डार्विन का? डार्विन का माना जाएगा ना। तो डार्विन ने उस सिद्धांत के बारे में डिटेल्स के साथ में सारी चीजें प्रस्तुत करी एक बुक में, और वो बुक का नाम याद रखना है ऑन द, वो जो बुक जो थी, वो जो पुस्तक जो थी जिसमें उन्होंने ये सारी चीजें, इस सिद्धांत को समझाया था, ये वाला जो सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत को उन्होंने एक पुस्तक में समझाया, ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या? ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये वो बुक का नाम है। सर इतना बड़ा नाम था बुक का? जी हां, ये वो बुक का नाम है जिस बुक के अंदर चार्ल्स डार्विन ने इस सिद्धांत की सारी डिटेल बताई थी। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप फाइनली पूछेंगे, सर इस सिद्धांत में डार्विन ने क्या समझाया? तो अब हम पढ़ेंगे क्या? इस सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने इस बुक में समझाया, लेकिन ये जो सिद्धांत का मेन कंसेप्ट था, कौन सा? प्राकृतिक चयन। इसका आइडिया जो था सबसे पहले वेलेस को आया था। डंडना डंडन। अब आते हैं इस सिद्धांत की तरफ, बढ़ते हैं। आखिर इस सिद्धांत को जो हमारे मेन जो वैज्ञानिक है डार्विन, उन्होंने डिटेल में समझाया था इस पुस्तक में। आखिर इस सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया था? तो ध्यान से सुनिएगा। प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत जो है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है बेटा, जैसे याद है आपको, लेमार्कवाद, उपार्जित लक्षणों की वंशागति के कितने बिंदु थे? याद करो। लेमार्कवाद जो सिद्धांत जो था, प्रभु याद करो,
लेमार्कवाद जो सिद्धांत जो था, लेमार्कवाद जो हमने इससे पहले वाला सिद्धांत पढ़ा है लेमार्कवाद, उस सिद्धांत के कितने बिंदु थे? 4 थे ना? 4। इस सिद्धांत के 5 बिंदु, 5 पॉइंट्स हैं इस सिद्धांत के। ठीक है, 5 बिंदु हमको पढ़ने हैं किसके? इस सिद्धांत के। चलें 5 बिंदु पढ़ेंगे, डार्विनिज्म खत्म। आई सबसे पहला बिंदु, अब मैं काम करता हूं एक एक बिंदु को नहीं लिखूंगा, मतलब जैसे मैंने लेमार्कवाद में सारे बिंदु एक साथ लिख दिए थे ना, 4 बिंदु एक साथ लिखे थे, फिर एक एक को पढ़ाया था। यहां पर भी ऐसे लिखूं, पहले सारे बिंदु लिख दूं, फिर उसके बाद एक एक को पढ़ें, या एक एक बिंदु करके लिख देते? चलो एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहला बिंदु जो है वो है, याद रखना, अत्याधिक प्रजनन। चलो एक काम करता हूं, पहले सारे के सारे बिंदु लिख देता हूं ताकि जब आप नोट्स बनाओ तो सारे के सारे बिंदु एक साथ लिख दो। अत्याधिक प्रजनन, ओवर प्रोडक्शन, ये पहला बिंदु है इस सिद्धांत का, पहला बिंदु। ठीक है, दूसरा, उत्तरजीविता के लिए संघर्ष। याद रखना, उत्तरजीविता के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बोलेंगे इसको अंग्रेजी में, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, तीसरा बिंदु बेटा जी, तीसरा याद रखना, विभिन्नताएं और वंशागति। विभिन्नताएं और वंशागति, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। ठीक है, चौथा ध्यान से, अच्छा ये सिद्धांत 1859 में आया था, ये तो मैं बताना भूल गया। ये जो पुस्तक जो छापी गई थी ये 1859 में छापी गई थी, जिसमें इस सिद्धांत को बताया गया था। तो याद रखना ये 1859 में आया था। ठीक है, ये सिद्धांत जो है 1859 में आया था। कितने बिंदु हो गए हैं? 3। चौथा बिंदु बेटा याद रखना है, प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्ण बोला जाता है। मेन बिंदु जो है इस सिद्धांत का यही है, प्राकृतिक वर्ण चयन बोल देते हैं, है ना। और इसी का एक और नाम है योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता। सर अब इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन एंड इसको बोलते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्ट। इसको योग्यतम की उत्तरजीविता को बोलते हैं, इसको मेरे को एक बार याद नहीं आ रहा है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसको तो हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। और इसको क्या बोलते हैं एक बार क्लिक हो जाएगा, मेरे को अभी जैसे ही याद आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए कितने बिंदु हो गए बेटा जी हमारे? 4। पांचवा बिंदु इसी सिद्धांत का, नई जाति की उत्पत्ति। नई जाति की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। ठीक है, सो कुल मिलाकर ये 5 बिंदु हैं इस सिद्धांत के। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, नेचुरल सिलेक्शन, ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, हिंदी में अत्याधिक प्रजनन, उत्तरजीविता के लिए संघर्ष, विभिन्नताएं वंशागति, प्राकृतिक वर्ण या चयन या योग्यतम की उत्तरजीविता और नई जाति की उत्पत्ति। ये हैं टोटल 5 बिंदु, जिसमें एक एक करके हम ये 5 बिंदु पढ़ने वाले हैं। हमारा क्या खत्म हो जाएगा? डार्विनवाद। ठीक है, आइए सबसे पहला बिंदु जो है
इस तरीके से लिख रहा हूं अब मैं। सबसे पहला बिंदु जो है वो है बेटा हमारा अत्यधिक प्रजनन। हाँ, याद आ गया मेरे को, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। मैंने कहा था याद आ जाएगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। कई बार होता है, कई बार स्किप हो जाता है दिमाग से, लेकिन आ जाता है वो याद। ठीक है, सो मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। ठीक है, कई बच्चों ने मेरे को पता है आंसर दे दिया होगा, लेकिन मैं भूल गया था, याद आ गया है। ठीक है, चल। सो पहला बिंदु है अत्यधिक प्रजनन। ओवर प्रोडक्शन। देखो, नाम से पता लग रहा है इस बिंदु में, इस बिंदु के द्वारा डार्विन क्या समझाना चाहते हैं। डार्विन ने बोला हर जीव ज्यादा से ज्यादा प्रजनन करके संतान पैदा करता है। क्या बोला? सभी जीव ज्यादा से ज्यादा जनन करके या प्रजनन करके संतान को उत्पन्न करते हैं। ताकि उनकी उत्तरजीविता पृथ्वी पर बनी रहे। अब आप मुझे बताइए, यहां से यहां तक क्या सिंपल तरीके से तुमको चीज समझ में आई कि भैया चींटियां जो हैं हजारों चींटियां पैदा कर रही है, हाथी जो है अगली पीढ़ी पैदा कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, मनुष्य जो हैं। भाई एक बात मुझे बताओ, आपने देखा होगा ना, हर घर में मम्मी पापा के एक या दो, तीन, कई बार चार पांच, इससे भी ज्यादा भी बच्चे हो रहे हैं। फिर उनके और आगे, अरे छोड़ो, तुम पुराने जमाने पर चलो, अपने नाना नानी दादा दादी से पूछना कितने बच्चे थे उनके। भाई साहब, हमारे नाना नानी और दादा दादी तो भैया पूछो मत, 8 मेरे नाना नानी के बच्चे थे, 8, 4 लड़के 4 लड़कियां। दादा दादी के कितने हैं? एक तो मेरे पापा हो गए, एक मेरे ताऊजी हो गए, और 3 मेरी बुआ हो गई हैं। 5 बच्चे उनके थे। अरे भैया, आज की डेट में मेरे 2 बच्चे और मेरे को 2 बच्चे संभालना बहुत भारी पड़ रहा है। हिल जाता हूं कसम से। 8 बच्चे, 5 बच्चे, ओ माय गॉड। मैं सोचकर मेरे को तो वो अचंबा सा होता है कि भैया कैसे संभालते होंगे इतने सारे बच्चे। 2 ने मेरे को रुला दिया यार, 2 ने मेरी हालत खराब कर दी है। तो समझो, डार्विन भी तो यही बोल रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं? प्रजनन करके संतान की उत्पत्ति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जरा सोचो, हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इस पृथ्वी पर रह सके। सोचो, अगर ये जनन क्षमता ज्यादा से ज्यादा अगर हम जनन ना करें, बहुत कम करें, और ये कम होता जाए, एक समय ऐसा आएगा कि जब अगली संतति ही नहीं आएगी। जब संतति नहीं आएगी तो उस जीव की उत्तरजीविता इस पृथ्वी पर बनी रहेगी कि विलुप्त हो जाएंगे? तो हर जीव अपने आप को इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए क्या करेगा? जनन करेगा। डार्विन ने बोला ज्यादा से ज्यादा करेगा, बस इतनी सी बात। भाई तुमने जनन चैप्टर पढ़ा है ना, क्या बोला था हमने? जनन क्यों करता है कोई जीव जो है, वो प्रजनन क्यों करता है?
ताकि वो इस पृथ्वी पर उसकी जातीयता बनी रहे, वो इस पृथ्वी पर उसकी उत्तरजीविता बनी रहे, है ना। अब दिमाग लगा, किसी जाति को इस पृथ्वी पर विलुप्त नहीं होना, उसको रहना है यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, जनन करेगा ना, अगली पीढ़ी लाएगा ना। डार्विन बोल रहे ज्यादा से ज्यादा करेगा, ज्यादा से ज्यादा करेगा तो ज्यादा से ज्यादा पीढ़ियां आएंगी, ज्यादा से ज्यादा पीढ़ी आएंगी तो वो उसकी जाति जो है इस पृथ्वी पर बनी रहेगी। आप मुझे बताएं, क्या ये बात सही नहीं है कि भाई ओवर का मतलब ज्यादा से ज्यादा, अत्यधिक क्या करना है, प्रजनन करना है, प्रोडक्शन करना है, ताकि वो जीव इस पृथ्वी पर बना रहे। क्या ये बात सही नहीं है? हाँ सर सही है, लेकिन क्या ये हमेशा सही रहेगी? क्या हर जीव ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा? अरे छोड़ो, मेरे को ये बताओ, डार्विन बोल रहे हर जीव ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करता है, क्या ये बात सही है? सोचो, एक ऐसा जीव जिसको अनुकूल परिस्थितियां मिल रही हैं, वो तो ज्यादा से ज्यादा करेगा, ज्यादा से ज्यादा करेगा, लेकिन जिसको प्रतिकूल परिस्थितियां मिलेंगी, क्या वो ज्यादा से ज्यादा प्रजनन करेगा? दिमाग लगाओ, सोचो। एक ऐसा जीव जिसको लाभदायक परिस्थितियां मिल रही हैं, वो दे दनादन लगा पड़ा है अगली संतति लाने में, 1 2 3 4 5 6 पैदा होते जा रहे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि कंडीशंस कैसी हैं, अनुकूल है। लेकिन जरा सोच, अगर प्रतिकूल परिस्थितियां मिले, अच्छी कंडीशंस ना मिले, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होएगा क्या, या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। तो ये बिंदु 100% सही रहा नहीं सर, ये इस सिद्धांत का पहला बिंदु 100% सही नहीं है। तो सर ये तो एक आलोचना हो गई है। हम आलोचनाएं भी देखेंगे, मैं लेकर आया हूं दोस्त, ये देख, मैं आलोचनाएं भी लेकर आया हूं, डार्विनवाद की आलोचना, डार्विनवाद की आलोचनाएं भी लेकर आया हूं, ठीक है, टेंशन मत लो। लेकिन पहले हम पांचों बिंदु तो पढ़ लें। तो पहला बिंदु समझ में आ गया, डार्विन ने बोला कि भैया हर जीव ज्यादा से ज्यादा प्रजनन करेगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, ज्यादा से ज्यादा संतान पैदा करेगा ही करेगा, अगर उसको इस पृथ्वी पर, उसकी जाति को इस पृथ्वी पर रहना है। डन। चलो सर, एक हिसाब से देखें तो ये हमें सही भी लग रहा है कि अगर कोई जाति अपने आप को इस पृथ्वी पर बनाए रखना चाहती है, तो उस जाति को प्रजनन करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। अगर कम 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 होता जाएगा प्रजनन, तो वो जाति विलुप्त तो हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन होनी चाहिए, कब ज्यादा होएगा, जब अनुकूल परिस्थिति आएगी। ये बस ऐड कर देते ना डार्विन इसमें, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही होता, लेकिन उन्होंने ये ऐड नहीं किया, इस वजह से ये पॉइंट 100% सही नहीं मानेंगे। चलो जी, दूसरा बिंदु है बेटा जी हमारे पास उत्तरजीविता के लिए संघर्ष। उत्तरजीविता के लिए संघर्ष। ठीक है, उत्तरजीविता के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये मैंने आपको बता दिया, मतलब इंग्लिश में लिख दिया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। देखो, अब इस बिंदु की अगर मैं बात करूं, ये वाले बिंदु की अगर मैं बात करूं बेटा, ये वाला जो बिंदु है इसकी अगर हम बात करते हैं, इससे पहले हमने ये वाला बिंदु देख लिया, अब ये वाले बिंदु की हम बात कर रहे हैं। आइए, देखिए, इस पृथ्वी पर डार्विन ने बोला, अब ये हम सारी बातें किसकी पढ़ रहे हैं, डार्विन की पढ़ रहे हैं। डार्विन ने बोला इस पृथ्वी पर सभी जीव, इस पृथ्वी पर जो जीव जो हैं वो आपस में संघर्ष कर रहे हैं, किसके लिए, समान प्राकृतिक स्रोत के लिए। क्या? जीव समान प्राकृतिक स्रोतों के लिए, या स्रोत के लिए आपस में
संघर्ष करते हैं। बताइए ये बिंदु बिल्कुल सीधा सीधा सही सही है कि नहीं? आप मुझे बताइए, क्या मैं संघर्ष कर रहा हूं? मैं दूसरे टीचर्स के साथ में संघर्ष कर रहा हूं। अगर वो अच्छा पढ़ा रहे हैं तो मैं भी कोशिश करूंगा मैं और अच्छा पढ़ाऊं। स्ट्रगल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? आपको लगेगा कि नहीं कर रहा हूं, लेकिन कर रहा हूं। अगर कोई अच्छा कंसेप्ट बता रहा है तो मैं कोशिश करूंगा मैं और अच्छे तरीके से, अच्छे एग्जाम्पल से उसको समझाऊं। तो क्या ये एक टीचर और दूसरे टीचर के बीच में संघर्ष है? हाँ, चलो एक तो चीज ही हो गई। जरा सोचिए, क्या मैं रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, इन सारे प्राकृतिक स्रोतों के लिए क्या मैं संघर्ष कर रहा हूं? अरे ये संघर्ष 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का ये संघर्ष? 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है? ध्यान से सुनो। पहला है सजातीय संघर्ष। पहला जो है वो है सजातीय, या इसका दूसरा नाम भी है, या तो सजातीय बोल दीजिए, या तो इसको सजातीय बोलिए, या अंतरा जातीय बोलिए। अंतर जातीय नहीं, अंतरा जातीय संघर्ष। सर अंग्रेजी में क्या कहलाता है? बेटा अंग्रेजी में इसको बोला जाता है इंट्रा स्पेसिफिक, या तो इंट्रा स्पीशीज बोल दीजिए या इंट्रा स्पेसिफिक बोल दीजिए। स्पीशीज लिख देता हूं, स्ट्रगल। क्या होता है अभी हम देखेंगे इसको, ये क्या होता है इसको अभी हम देखते हैं, ठीक है। दूसरा जो है उसको हम बोल रहे हैं अंतरजातीय, अंतरजातीय संघर्ष। इंटर स्पीशीज स्ट्रगल, ठीक है। और आखिरी है वातावरणीय संघर्ष। वातावरणीय संघर्ष जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रगल। तो कुल मिलाकर बेटा इस तरीके से आपके 3 प्रकार के संघर्ष बताए किसने? आपके डार्विन ने, कि हर जीव संघर्ष कर रहा है। ये उन्होंने बोला किसके लिए? स्रोतों के लिए, सोर्सेज के लिए। खाना, चाहे वो खाना हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो रहना हो, चाहे वो आवास हो, है ना, उसके लिए क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है। किसके बीच में? जीवों के बीच में, आपस में क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। अब ये संघर्ष उन्होंने बताया 3 प्रकार का है। सबसे पहला है सजातीय या अंतरजातीय संघर्ष। सजातीय या अंतरजातीय संघर्ष। अब ये क्या होता है? अब हम इसको इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इंग्लिश में लिख दिए, जगह खा जाएगा नहीं तो पेज, लिख दिया हमें, इंग्लिश में लिख दिया। अब ये कौन सा संघर्ष है? देखिए एक उदाहरण के साथ में तुमको बताते हैं, एक झटके में तुमको समझ में आ जाएगा। दूसरा था, ये था हमारा अंतरजातीय, और दूसरा है अंतरजातीय। देखना फर्क, देखना, यहां पर अंतर है, यहां पर अंतरा है, बस। मान लो इस रूम में एक, मान लेते हैं
ध्यान से सुनना। मान लो इस रूम में एक बिल्ली है, एक बिल्ली है और एक दूसरी बिल्ली है। मान लो दो बिल्लियां हैं और दोनों की दोनों भूखी हैं। दो बिल्लियां हैं और दोनों की दोनों भूखी हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इस रूम में एक बिल्ली है और एक कुत्ता है, दूसरी कंडीशन, और दोनों के दोनों भूखे हैं। पहली कंडीशन क्या? फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या बोला? इस रूम में दो बिल्लियां हैं और दोनों की दोनों भूखी हैं और हमने यहां पर क्या रख दिया? एक चूहा रख दिया। दूसरी कंडीशन, एक बिल्ली है और एक कुत्ता है और उनके सामने हमने दूध रख दिया, कुछ रख दिया, भोजन रख दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा, पहली कंडीशन में क्या दो बिल्लियां आपस में लड़ेंगी? किसके लिए? भोजन के लिए लड़ेंगी। दूसरी कंडीशन में भी लड़ेगा कौन? एक कुत्ता और एक बिल्ली आपस में लड़ेंगे, किसके लिए? भोजन के लिए। क्यों? क्योंकि दोनों का स्रोत जो था वो कॉमन था या नहीं था? समान था नहीं। लेकिन दोनों कंडीशंस में फर्क क्या था? पहली वाली कंडीशन में जहां दो बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं, दूसरी वाली कंडीशन में जहां एक बिल्ली और एक कुत्ता लड़ रहे हैं, इनमें से कौन सी कंडीशन में जाति समान है और कौन सी कंडीशन में जाति अलग अलग है? ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट कंडीशन में दो समान जाति के जीव आपस में संघर्ष कर रहे थे, दूसरी कंडीशन में दो अलग अलग जाति के जीव आपस में क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे। अगर संघर्ष किसके बीच में होएगा? समान जाति के जीवों के बीच होता है। याद रखना, अगर समान जाति के जीवों के बीच में क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सजातीय या अंतराजातीय संघर्ष। और अगर संघर्ष अलग अलग जातियों के जीवों के बीच में होता है, अलग अलग जाति के जीवों के बीच होता है, तो ऐसा संघर्ष क्या कहलाता है? अंतरजातीय संघर्ष। अब जरा सोच, दो मनुष्य आपस में स्ट्रगल कर रहे हैं। अरे भैया आप मुझे बताओ एक सिंपल सा एग्जांपल, क्या आप दूसरी कंडीशन में दो अलग अलग जाति के जीव आपस में क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे। अगर संघर्ष किसके बीच में होएगा? समान जाति के जीवों के बीच होता है। याद रखना, अगर समान जाति के जीवों के बीच में क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सजातीय या अंतराजातीय संघर्ष। और अगर संघर्ष अलग अलग जातियों के जीवों के बीच में होता है, अलग अलग जाति के जीवों के बीच होता है, तो ऐसा संघर्ष क्या कहलाता है? अंतरजातीय संघर्ष। अब जरा सोच, दो मनुष्य आपस में स्ट्रगल कर रहे हैं। अरे भैया आप मुझे बताओ एक सिंपल सा एग्जांपल, क्या आप दूसरे बच्चों के साथ कंपटीशन लड़ रहे हो, संघर्ष लड़ रहे हो नीट क्लियर करने के लिए? जरा सोच, तुम्हारा संघर्ष अंतरजातीय है कि अंतरजातीय है? तुम किसके साथ संघर्ष कर रहे हो नीट का एग्जाम क्लियर करने के लिए? मनुष्य मनुष्य के साथ ही तो संघर्ष कर रहा है। यानी ये संघर्ष तुम्हारा पढ़ाई के लिए किसके बीच में? समान जाति के जीव। भाई तुम कुत्ते के साथ तो संघर्ष नहीं कर रहे, बिल्ली के साथ संघर्ष थोड़ी ना कर रहे हो। बिल्ली थोड़ी ना नीट निकालेगी, समझ रहे हो ना? डन? क्लियर है? कोई तकलीफ तो नहीं है? चले आगे। लेकिन क्या तुम अलग जाति के जीवों के साथ में भी संघर्ष करते हो? हाँ सर। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, मेरे आम का पेड़ था, मेरे घर में आम का पेड़, ठीक है। अब जरा सोच, मेरे घर पर जो आम का पेड़ है, आम का बागान है, मेरा बाग है किसका? आम का। और उस पे अगर बंदर आ गए तो भाई साहब मेरी पूरी की पूरी उसके बाग को नुकसान पहुंचा देंगे। तो इस कंडीशन में अगर मान लो आ गया तो मैं क्या करूंगा? लठ लूंगा, डंडा लूंगा और उसको भगाऊंगा।
तो यहां पर उस भोजन के लिए मैंने उसको भगा दिया। हाँ सर। तो यहां पर संघर्ष किसके बीच में हो रहा था? अलग अलग जीवों के बीच में हो रहा था। तो सिंपल से अलग अलग जाति के बीच में संघर्ष होएगा, अंतर जातीय सेम जाति के बीच में होएगा अंतरा जातीय। और तीसरा जो था बहुत सिंपल सा है, वातावरणीय। अब यहां पर जाति की बात ही नहीं होगी, सीधी सी बात है, हर जीव अपने वातावरण में, अपने बदलते वातावरण के साथ संघर्ष कर रहा है। प्रत्येक जीव अपने बदलते वातावरणीय परिस्थितियों के साथ संघर्ष करता है। सोचिए, हर एक जीव क्या कर रहा है? जो उसके आसपास जो वातावरणीय कंडीशंस है जो बदल रही हैं, उनको झेल रहा है, उनके साथ संघर्ष कर रहा है। अरे प्रभु जरा सोचिए, क्या आप सर्दी, गर्मी, बाढ़, सूखा, वर्षा, ये वो वातावरणीय कंडीशंस नहीं दिख रही हैं? क्या आप इनसे संघर्ष नहीं करते हैं? दिमाग लगाओ। अरे भैया बाढ़ आती है, उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। क्या बनाए जाएंगे सर? वो बनाए जाते हैं, क्या बोलते हैं वो, पुल बनाए जाते हैं, क्या बोलते हैं यार, मेरे दिमाग से निकल गया वो वाला। बहुत चीजें दिमाग से निकलने लग गई है भाई गॉड। हाँ जी, अरे जहां पानी को रोक लेते हैं यार, बांध बोलते थे हमारे यहाँ पर, क्या बोलते हैं? बांध बोलते हैं। बांध बनाते हैं, बाढ़ ना आ जाए, है ना, पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। सूखा पड़ गया, इससे बचने की कोशिश करते हैं। वर्षा आ रही, अरे भैया अरे भैया बाहर बारिश आ रही है, तुम छाता लेकर चलते हो, भीग तो नहीं जाओगे ना? है? अरे भैया गर्मी पड़ रही है, तुमने कूलर चला लिया, तुमने पंखा चला लिया, और कुछ नहीं तो हवा कर ली। भाई साहब बचने की कोशिश नहीं कर रहे हो? बदलते वातावरण के साथ नहीं कर रहे संघर्ष? अरे भैया सर्दियां आ रही हैं, गरम गरम कपड़े नहीं पहनते हो? बदलते वातावरण के साथ संघर्ष नहीं कर रहे हो? यस कर रहे हैं। तो ये 3 प्रकार के संघर्ष है जो जीव दर्शाते हैं। या तो अपनी ही जाति के साथ दर्शाते हैं, या दूसरी जाति के साथ दर्शाते हैं, या वातावरण के साथ दर्शाते हैं। एक ही झटके में समझ में आ जाएगा। क्या मैं अपनी जाति के साथ भी संघर्ष दिखा रहा हूं, यानी अंतरा जातीय या सजातीय? मैं दूसरी जाति के साथ भी संघर्ष दिखा रहा हूं, अंतरा जातीय। मैं अपने वातावरण, बदलते वातावरण के साथ भी स्ट्रगल कर रहा हूं, संघर्ष दर्शा रहा हूं, वातावरणीय संघर्ष। तो 3 प्रकार के संघर्ष होते हैं प्रत्येक जीव के जीवन काल में। और आपको पता है ये संघर्ष हमारे जीवन काल में कब स्टार्ट हो जाते हैं? जरा सोचिए, ये भी एक बिंदु है। आपके जीवन में संघर्ष कब स्टार्ट हुआ था? सर जब हम फर्स्ट में थे। नहीं प्रभु, सर जब हमारा जन्म हुआ था। अरे नहीं वे, जब हम युग्मनज अवस्था में थे ना, तब से हमारा संघर्ष स्टार्ट हो गया था। 3 इडियट मूवी देखिए, 3 इडियट, उस मूवी में बताया गया है। अरे दोस्त दिमाग लगा, थोड़ा सा सोच। एक अंडाणु के पास थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। एक अंडाणु के पास 20 से 30 करोड़ शुक्राणु पहुंचने के लिए रेस लगाते हैं। याद आ रहा है? देखिए 3 इडियट्स मूवी, उसमें बताया गया एक अंडाणु के पास 20 से 30 करोड़ शुक्राणु, एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करूं, 20 से 30 करोड़ शुक्राणु छोड़े जाते हैं वीर्य में। उन 20 से 30 करोड़ शुक्राणुओं में से एक जाकर स्ट्रगल कर रहा था। अरे कर रहा था कि नहीं कर रहा था? स्ट्रगल कर रहा था ना। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो हमारा संघर्ष भ्रूणीय अवस्था से ही क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। याद रखना, भूलना चाहिएगा, ठीक है? चलो, तो भ्रूणीय अवस्था से स्टार्ट होकर, ये युग्मनजीय अवस्था से स्टार्ट होकर मृत्यु तक हमारा क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है। डन।
चलो, ये था बेटा जी आपका दूसरा बिंदु किसका? डार्विनवाद का। सिंपल सा था, कोई तकलीफ नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं, तीसरा बिंदु। तीसरे बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा जो बिंदु है, तीसरा बिंदु था वंशागति और विभिन्नताएं और वंशागति। यही था ना, तीसरा क्या था? विभिन्नताएं और वंशागति। विभिन्नताएं और वंशागति। वेरिएशन एंड हेरिडिटी, ये हमारा तीसरा बिंदु है। अब देखिए डार्विन ने क्या क्या चीजें बोली। डार्विन ने बोला सभी जीव एक दूसरे से असमानता रखते हैं। मैं अपने भाई के जैसा नहीं हूं, बिल्कुल हूबहू अपने पापा के जैसा नहीं हूं, बिल्कुल हूबहू अपने मम्मी के जैसा नहीं हूं, बिल्कुल हूबहू आपके जैसा नहीं हूं। जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, सभी उनके माँ बाप, वो उनके आस पड़ोसी एक दूसरे के समान नहीं है। यानी सभी जीव समान नहीं होते हैं। क्या क्या रखते हैं? विभिन्नताएं दर्शाते हैं। चलो जी, क्या बोला उन्होंने? डार्विन ने बोला सभी जीव समान नहीं होते, वे विभिन्नताएं दर्शाते हैं। वे विभिन्नताएं दर्शाते हैं। ठीक है, बात तो सही है। क्या मैं बिल्कुल अपने भाई के जैसा हूं? नहीं। अपनी मम्मी के जैसा हूं? नहीं। यानी मैं कुछ ना कुछ विभिन्नताएं दर्शा रहा हूं, कुछ ना कुछ चेंजेस दिखा रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे। अब उन्होंने बोला ये विभिन्नताएं जो है ये दो प्रकार की होती हैं। ऐसी विभिन्नताएं जो लाभदायक होती है और कुछ ऐसी विभिन्नताएं आती हैं जो हानिकारक होती है। उन्होंने बोला ये विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती हैं लाभदायक विभिन्नताएं, एक है लाभदायक विभिन्नताएं और एक है हानिकारक विभिन्नताएं। हानिकारक विभिन्नताएं क्या सर? सुनो पहले एक मिनट। देखो डार्विन ने बोला कि भैया कोई भी जीव डिट्टो दूसरे वाले जीव के जैसा नहीं होता। उनमें क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, बदलाव होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएशन होते हैं, चेंजेस होते हैं। क्या आती हैं? विभिन्नताएं होती हैं हर एक जीव के अंदर, जो दूसरे वाले जीव के जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब ये विभिन्नताएं दो तरह की, एक अच्छी होती है और एक खराब होती है। एक लाभदायक विभिन्नताएं होती है और एक हानिकारक विभिन्नताएं होती है। ऐसा डार्विन ने बोला और ये भी बताया जो हानिकारक विभिन्नताएं हैं वो अगली पीढ़ी में नहीं जाती। लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति दर्शाती हैं। लाभदायक विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में वंशागति दर्शाती है। हाँ जी, केवल जो
लाभदायक विभिन्नताएं हैं, केवल लाभदायक विभिन्नताएं ही अगली पीढ़ी में वंशागति दर्शाएंगी। अब मैं काम करता हूं, इस बिंदु को बिंदु दर बिंदु लिख देता हूं। सबसे पहले ए, फिर बी और फिर सी। ठीक है, ध्यान से सुनो, वापस से पढ़। तीसरा बिंदु था हमारे डार्विनवाद का या डार्विनिज्म का या डार्विन के सिद्धांत का, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का तीसरा बिंदु था क्या, कि सभी जीव जो हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, उनके बीच में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, विभिन्नताएं होती हैं। अब ये जो विभिन्नताएं उनके अंदर हैं, उनके अंदर जो आ रही हैं विभिन्नताएं जो आ रही हैं, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, वो हूबहू अपने मम्मी पापा के जैसा नहीं है, उसके अंदर क्या आ रही हैं, विभिन्नताएं आ रही हैं। अब जो विभिन्नताएं उस बच्चे के अंदर आई, अगर अच्छी है वो विभिन्नता, अगर जो चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं, जो बदलाव उस बच्चे के अंदर अगर आ रहे हैं, है ना, जो बदलाव अगर आ रहे हैं, मान लो कोई अच्छा लक्षण आ गया किसी के अंदर, किसी बच्चे में, मान लो 2 बौने पेड़ है और उनका जो अगली जो पीढ़ी है वो कैसी आ गई, लंबी आ गई है, तो ये अच्छा चेंज है कि नहीं है ना। मान लो 2 लंबे पेड़ थे, उनसे अगली जो संतति है वो कैसी आ गई, ये बौनी आ गई, ये कैसा चेंज आ गया, हानिकारक आ गया। तो ये बोल रहे हैं कि भैया विभिन्नताएं आती हैं, और ये विभिन्नताएं 2 प्रकार की आती हैं, एक होती है लाभदायक और एक होती है हानिकारक। इनमें से केवल और केवल जो लाभदायक है ना विभिन्नताएं, वो ही अगली पीढ़ी में जाती हैं, हानिकारक अगली पीढ़ी में नहीं जाती है, हानिकारक अगली पीढ़ी में नहीं जाती है। अब हम तुमसे पूछते हैं, जरा हमको एक बात बताइए, एक सिंपल सा एग्जांपल। मान लो मान लो एक व्यक्ति है, एक माता पिता है जिनका रंग जो है वो सांवला है, एक नर और एक मादा, जिनका रंग जो है, कलर जो है, रंग जो है वो कैसा है, सांवला है, सांवला। ठीक है, और उनसे जो बच्चा पैदा हुआ पहली पीढ़ी, वो कैसा हो गया, गोरा हो गया। हम यही तो बोलेंगे, अरे भैया विभिन्नताएं आई हैं। जरा सोच, गांव में होता एक माता पिता है और काले हैं, सांवले हैं, और उनका बच्चा हो गया गोरा, या 2 माता पिता है बेचारे पतले से सूकड़ टाइप के हैं, सूकड़ मतलब बहुत ही सुक्कड़ या पतले हैं, दुबले पतले, और उनका बच्चा हष्ट पुष्ट गोरा तगड़ा मोटा पैदा हो गया। हम क्या बोलेंगे, अरे अरे चेंजेस आए, परिवर्तन आए, और अच्छे परिवर्तन है। अब ये जो बच्चा है, इससे जो अगली पीढ़ी आएगी वो भी गोरी होएगी और मोटी होएगी, ऐसा डार्विन ने बोला। सोचो भाई, डार्विन यही तो बोल रहा है, क्या आती हैं, विभिन्नताएं आती हैं। मैंने कहा यस, चेंजेस आते हैं। अब ये विभिन्नताएं 2 तरह की होती है, एक तो लाभदायक होती है, एक हानिकारक होती है। अब यही चीज उल्टा कर दो, डार्विन ने बोला ये जो 2 माँ बाप हैं इनके अंदर अच्छे लक्षण नहीं थे, इसके बच्चे के अंदर अच्छे लक्षण आए हैं, और ये जो अच्छे लक्षण है, अच्छी विभिन्नताएं हैं, लाभदायक विभिन्नताएं, ये अगली पीढ़ी में जाएंगी। इसी का दूसरा एग्जाम्पल कि ये जो दोनों माँ बाप थे, ये गोरे गोरे थे और ये हट्टे गट्टे हष्ट पुष्ट थे। दोनों माँ बाप जो हैं पहलवान थे, गोरे गोरे थे, इनका बच्चा जो हुआ कैसा हो गया, बिल्कुल काला सा सूकड़ सा हो गया। डार्विन बोल रहे हैं अगर ये लक्षण, ये विभिन्नताएं हानिकारक हैं, बेकार है, तो वो अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगी। सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या आपके अनुसार डार्विन ने जो ये बात करी है, आपके अनुसार क्या ये बात सही है कि लाभदायक विभिन्नताएं ही अगली पीढ़ी में जाती हैं, हानिकारक अगली पीढ़ी में नहीं जाती हैं? सोचना। अरे और छोड़ो, अरे विभिन्नताएं बताने वाले प्रभु ये कौन होते हैं? अरे भैया वंशागति बताने वाले डार्विन कौन होते हैं? अरे वंशागति के पप्पा, वंशागति के बाप कौन है? मेंडल है। जब तक मेंडल ही नहीं आएंगे, जब तक ह्यूगो डी वरीज विभिन्नताएं बताने वाले, विभिन्नताएं कैसे आती हैं, किस तरीके से उत्पन्न होती है, कौन से कारक होते हैं विभिन्नताएं लाने के लिए, ये वेरिएशंस कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इन्होंने बताई, डार्विन ने बताई।
ये सबसे बड़ा इनका क्या था, आलोचना थी, सबसे बड़ी आलोचना थी डार्विन की। क्या कि अरे भैया तुम्हें वंशागति और विभिन्नताओं का एबीसीडी नहीं पता। डार्विन से पूछा गया तुमको एबीसीडी नहीं पता कि भैया विभिन्नताएं कैसे आ रही है और कैसे अगली पीढ़ी में जा रही है, ये विभिन्नताएं कैसे आती हैं। तुमने तो ये बता दिया कि भैया विभिन्नताएं आती हैं, विभिन्नताएं होती हैं, कोई भी जीव सेम नहीं होते, विभिन्न विभिन्न होते। अरे भैया कैसे आ रही हैं विभिन्नताएं, डार्विन से पूछा गया, उसने हाथ खड़े कर दिया, हमको नहीं पता। तो फिर भाई साहब तुमने अपने इस बिंदु को कैसे रख दिया अपने सिद्धांत में। अच्छा चलो ये बताओ, तुम कह रहे हो विभिन्नताएं आती है वो अगली पीढ़ी में जाती है, कैसे जाती है, कौन लेकर जाता है इन चेंजेस को, कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं। इनसे पूछा कैसे होती है वंशागति, कौन लेकर जा रहा है इन विभिन्नताओं को, कैसे जा रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। इन्होंने बोला हमको नहीं पता। तो फिर कैसे डाल दिया ये बिंदु, समझ में आया। तो ये सबसे बड़ी आलोचना थी डार्विन की। देखो यहां पर इन आलोचनाओं में सबसे पहला बिंदु क्या लिखा हुआ, अभी हम और भी बिंदु पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले देखो क्या लिखा। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी थी कि डार्विन को आनुवांशिकी का कोई ज्ञान नहीं था। यही था ना, आनुवांशिकता के बारे में पता ही नहीं था, और वह विभिन्नताओं के कारण उत्पत्ति तथा वंशागति का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए थे, यानी नहीं समझा पाए। वंशागति के बारे में, विभिन्नताओं के बारे में स्पष्टीकरण नहीं कर पाए, बस बोल दिया, बस बता दिया कि भैया जीव जो है वो समान नहीं होते हैं, चेंजेस होते हैं उनमें, और ये चेंजेस, ये विभिन्नता अगर अच्छी हैं तो अगली पीढ़ी में जाएंगे। अरे कैसे, अरे कैसे नहीं बता पाए। तो ये सबसे बड़ा इनका क्या था बेटा, याद रखना, इनकी आलोचनाएं थी। तो ये था तीसरा बिंदु। ठीक है, चले आगे, सिंपल सा चौथा बिंदु बेटा जल्दी से खत्म करते हैं। चौथा बिंदु, प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण जिसको हम प्राकृतिक चयन भी बोलते हैं, या योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता। अब पता है हम हंसे क्यों। प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक चयन, योग्यतम की उत्तरजीविता, इस सिद्धांत का सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु तो यही था। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन, इसका ओरिजिनल आइडिया जो था वो किसको आया था। ये जो आइडिया जो था, ये ओरिजिनल आइडिया जो था वो किसको आया था, अल्फ्रेड रसेल वेलेस को। ठीक है सर आया होगा, लेकिन डिटेल में तो इन्होंने समझा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपको सुनकर एक और हंसी आएगी। योग्यतम की उत्तरजीविता, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब ये वाला जो बिंदु है ना, ये वाला बिंदु, इसका ओरिजिनल आइडिया जो था, ये वाला ओरिजिनल आइडिया भी डार्विन को नहीं आया था। ये वाला ओरिजिनल आइडिया जो था, या ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो था, इसको सबसे पहले बताया था किसने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। आपको याद है ये नाम। ये चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था इवोल्यूशन वर्ड किसने दिया था, याद आ रहा है। विकास, इवोल्यूशन शब्द किसने दिया था, इन्होंने दिया था, और इन्हीं को ही ओरिजिनल आइडिया आया था इस बिंदु का। देखो कितने शाणे है ना, मैंने बोला था ना कितने मतलब चतुर थे ना डार्विन है। ये वाले बिंदु का ओरिजिनल आइडिया इनको आया, इस वाले बिंदु का ओरिजिनल आइडिया इसको आया, दोनों के इस आइडिया को डिटेल में समझाकर चौथा बिंदु बना डाला अपने सिद्धांत का किसने, डार्विन। है ना तगड़े इंसान। तो बेटा ये बिंदु बहुत सीधा सा है कि वो जीव जिनके अंदर विभिन्नताएं आ रही हैं और वो अपने आप को अनुकूलित कर रहे हैं। क्या बोला मैंने इस बिंदु में, ये बोला कि वो जीव जिनके अंदर अधिक अनुकूलन की क्षमता है, क्या वो जीव
जो क्या दर्शा रहे हैं, भिन्न भिन्न वातावरण में रहकर ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक अपने आप को अनुकूलित कर रहे हैं। किससे? वो जीव जो बहुत कम अनुकूलन कर पा रहे हैं। किसमें? विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में। पता नहीं आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो इस वर्ड को पढ़, विभिन्नताएं लिखी हुई है। बदलते वातावरण के अनुसार एक जीव में बदलाव आते हैं। वो अपने आप को उस बदलती परिस्थितियों में क्या करने की कोशिश करेगा? स्टेबल करने की कोशिश करेगा, अपने आप को अनुकूलित करने की कोशिश करेगा। अब हमने बोला दो तरीके के जीव हैं। छोड़ इस बिंदु को, मैंने बोला दो तरीके के जीव हैं, दो प्रकार की जातियां हैं। दोनों प्रकार की जातियों में से दोनों को क्या मिल रही है? बदलता हुआ वातावरण मिल रहा है। लेकिन एक जो है उसने ज्यादा अपने अंदर चेंजेस किए, ज्यादा अपने अंदर बदलाव लाया, ज्यादा अपने आप को उस बदलते वातावरण में स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा अनुकूलित हो रहा है। और एक जो था वो अपने अंदर ज्यादा बदलाव नहीं ला पाया। तो प्रकृति किसको योग्य मानेगी? तो भैया प्रकृति इन दोनों में से जो ज्यादा से ज्यादा योग्य होएगा उसका चयन करेगी। यानी प्रकृति योग्यतम का चयन करेगी। प्रकृति जो है वो योग्यतम का चयन करेगी। डन। सिंपल सी बात है। एक सिंपल से उदाहरण से आपको बताते हैं। देखिए एक है शेर और एक है बाघ। एक शेर है और एक बाघ, दो अलग अलग प्रकार की जातियां हैं। ठीक है। अब दो अलग अलग प्रकार की जातियां हैं और सामने भोजन रखा है। एक जंगल है जिसमें दोनों प्रकार के अलग अलग जातियां, एक शेर है और एक बाघ है। अब दोनों में से तगड़ा पता है कौन होता है? बाघ होता है। याद रखना, शेर नहीं होता। बाघ का वेट भी ज्यादा होता है और पंजा चलाने की क्षमता भी ज्यादा होती है। हम सोचते हैं शेर की, नहीं, बाघ ज्यादा ताकतवर होता है। अब जरा सोच, एक जंगल है जिसमें दोनों प्रकार की जातियां मिल रही है और दोनों का भोजन समान है ना? तो इसमें अब दोनों आपस में भिड़ेंगे तो कौन जिंदा रह जाएगा? सर बाघ जिंदा रह जाएंगे, शेर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो प्रकृति ने किसका चयन किया? जो योग्य है, जो अपने बदलते वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने अंदर बदलाव लाया। क्या बदलाव लाया? तगड़ा हो गया। लड़ रहा था शेर के साथ में, जो अपने अंदर चेंज नहीं ला पाया। धीरे धीरे बाघ ने शेरों को हटा दिया। तो यही क्या कहलाएगा? प्रकृति जो है वो योग्यतम जो होएगा, जो योग्य होएगा उसका क्या करेगी? चयन करेगी। खत्म। इतनी सी बात है। बताइए, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं थी? याद रखना। ठीक है। आखिरी बिंदु, पांचवा बिंदु, लास्ट बिंदु जो है वो है नई जाति की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। डार्विन ने बोला वो जीव जो विभिन्नताएं दर्शाएंगे, है ना, और जिनका प्रकृति चयन करेगी। क्या बोला? वे जीव जो लाभदायक विभिन्नताओं की वंशागति दर्शाएंगे। वे जीव जो लाभदायक लक्षणों की या लाभदायक विभिन्नताओं की वंशागति दर्शाएंगे और प्रकृति जिनका चयन करेगी वे नई
जातियों को उत्पन्न करेंगे। मेरे को पता है कई बार बोरिंग हो जाते हैं ये। भैया देखो सीधा साधा बोला डार्विन ने कि वो जीव जो अपने अंदर अच्छे अच्छे चेंज लेकर आ रहे हैं, लाभदायक चेंज लेकर आ रहे हैं, वो चेंजेस अगली पीढ़ी में जाएंगे। हाँ, वो जिनको प्रकृति चयन करेगी, जिनका चयन नहीं कर रही है वो तो खत्म होते जा रहे हैं। जिनका चयन करेगी केवल वही जीव आगे चलकर नई नई जातियों का निर्माण करेंगे। भाई जिनका प्रकृति चयन नहीं कर रही है वो तो वैसे ही खत्म होते जाएंगे। तो जो जिंदा रहेंगे वही तो अगली पीढ़ी लेकर आएंगे, नई नई जातियां लेकर आएंगे, ये बताया उन्होंने। ठीक है जी, ये थे आपके 5 बिंदु। लेकिन कहीं ना कहीं डार्विन ने जो बताया 5 बिंदु, उनकी आलोचनाएं भी हुई, जिसमें से पहली आलोचना मैं आपको बता चुका हूं कि भैया उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था किस चीज का, वंशागति का, आनुवांशिकता का, विभिन्नताओं का। फिर भी उन्होंने बताया। दूसरा, इस सिद्धांत में योग्यतम की उत्तरजीविता तो बताई है कि केवल वही जो योग्य होएगा केवल वही जीवित रहेगा, जो अपने अंदर बदलाव लाएगा, अपने आप को अनुकूलित करेगा, वही जीवित रहेगा। यानी योग्यतम की उत्तरजीविता तो बता दी, लेकिन योग्यता का आगमन तो नहीं बताया। ये तो बता दिया केवल वही सरवाइव करेगा जो फिट होगा, है ना। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या है? जो फिट होगा, तंदुरुस्त होगा, केवल वही सरवाइव करेगा। लेकिन वो आया कैसे? यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो बता दिया, लेकिन अराइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं बताया। योग्यतम की उत्तरजीविता तो बता दी, लेकिन ये नहीं बताया अरे भैया वो योग्यतम आया कैसे, उसके अंदर वो बदलाव आए कैसे, ये थोड़ा ना बताया। ये तो बता दिया हाँ जो योग्य है वो जिंदा रहेगा। अरे भैया वो योग्य बना कैसे, कैसे योग्य बन गया वो, ये तो बताओ। तो नहीं बता पाए। यानी कुल मिलाकर विभिन्नताएं कैसे आई, नहीं बता पाए ना वो, क्योंकि विभिन्नताओं का कंसेप्ट इन्होंने थोड़ा ना बताया था। किसने बताया था? आपके ह्यूगो डी वरीज ने। ठीक है, डार्विन इस बात को समझाने में भी असफल रहे कि एक जीव संख्या में केवल कुछ सदस्यों में ही लाभदायक विभिन्नताएं क्यों विकसित होती हैं जबकि दूसरों में हानिकारक होती है। अरे भैया डार्विन से पूछा गया, तुमने ये बोल दिया कि भैया कुछ जो है लाभदायक विभिन्नताएं ला रहे हैं और बाकी जो है हानिकारक ला रहे, कैसे ले आए हानिकारक, और जो लाभदायक ला रहे वो कैसे लाभदायक ले आए। यानी कुल मिलाकर विभिन्नताएं ही तो मेन चीज है। उन्होंने अपने हर बिंदु में विभिन्नताओं के बारे पर जोर दिया, लेकिन ये विभिन्नताएं आ कैसे रही हैं, कैसे लाभदायक आ गई, कैसे हानिकारक आ गई और कैसे वो चली गई हैं, ये तो बताओ। तुमने बता दिया कि भैया जो योग्य है केवल वो जिंदा रहेगा। अरे भैया वो योग्य बना कैसे, ये तो बताओ। तुमने ये बोल दिया कि कुछ जो सदस्य हैं वो अच्छे अच्छे लाभदायक विभिन्नताएं लाएंगे, बाकी हानिकारक लेकर आ रहे। कैसे आ गई ये लाभदायक और कैसे हो गई हानिकारक, कैसे आ रही है ये विभिन्नताएं? तो ये सारी चीजें वो नहीं बता पाए। तो ये उनका क्या था? आलोचनाएं थी। समझ में आ गया? ये था डार्विनवाद, इतना ही था डार्विनवाद। 5 बिंदु थे, ये उनकी आलोचनाएं थी। तो क्या सर इन आलोचनाओं को ध्यान में रखते फिर इसको सही भी किया गया? यस। अब इसके बाद थोड़ी सी चीजें, मतलब अगले लेक्चर में हम ये जो तीसरा भाग है ना कार्बनिक विकास का जो सिद्धांत है, इसको हम खत्म करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर से चौथे भाग पर पढ़ेंगे। कौन? मानव जनन। आज के लिए बेटा इतना ही था। हमने डार्विनवाद पूरा का पूरा पढ़ा, 5 बिंदु उसके पढ़ लिए, सारे के सारे याद रखने हैं। ठीक है, अभी इसमें जो प्राकृतिक चयन का जो बिंदु जो था ना प्राकृतिक चयन का, अभी उसके एग्जाम्पल भी बताने, औद्योगिक अतिकृष्णता, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, वो बताना है। तो अभी खत्म नहीं हुआ है ये वाला भी आपका कौन सा डार्विनवाद। हमने तो जस्ट उसके 5 बिंदु पढ़े और उसकी थोड़ी बहुत आलोचनाएं जो है वो पढ़ी है। अभी उसको डिटेल में हमें नव डार्विनवाद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जैसे याद है आपको नव लेमार्कवाद था, ऐसे नव डार्विनवाद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जैसे याद है आपको नव लेमार्कवाद था, ऐसे नव डार्विनवाद पढ़ना है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, वर्तमान पृथ्वी पर अकार्बनिक पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति किस कारण नहीं हो सकती है? अभी प्रेजेंटली अगर आपसे कहा जाए, क्या अभी प्रेजेंट कंडीशन में जो अकार्बनिक पदार्थ इस पृथ्वी पर मिल रहे हैं, अणु, परमाणु, धातु, आयन, ये सब कुछ जो मिल रहे हैं, क्या उससे अब वापस से जीवन की उत्पत्ति हो सकती? अभी
पूछ रहा है क्यों नहीं हो सकती, क्या कारण है कि अभी नहीं हो सकती है। पहला, उच्च वातावरणीय प्रदूषण है इसलिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन अत्यधिक है इसलिए, वायुमंडल में बहुत कम तापमान है इसलिए, कच्चे माल की अनुपस्थिति है इसलिए। सोचो प्रेजेंट कंडीशन में रासायनिक विकास जो है वो क्यों नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प उस वैज्ञानिक के लिए सही है जिनसे उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी जिसने उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ह्यूगो डिवरीज प्राकृतिक चयन या चुनाव का सिद्धांत, डार्विन पेनजेनेसिस का सिद्धांत, बीजमान जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत, पाश्चर उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है जिसमें सही वैज्ञानिक का नाम है और जो उसने सिद्धांत दिया वो सही लिखा हुआ है। चलो जी, समय हुआ समाप्त, आइए देख लेते बेटा। पहला प्रश्न था कि अभी प्रेजेंट कंडीशन में क्या जो अकार्बनिक पदार्थ हमारे मिल रहे हैं क्या उनसे जीवन की उत्पत्ति हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो वातावरण है वो ऑक्सीकरणीय है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जो है चीजों को बनने नहीं देती, उनको तोड़ देती है, उनका ऑक्सीडेशन कर देती है। जबकि प्राकृतिक वातावरण जो था हमारा, प्राचीन वातावरण था, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, अपचायक था, याद करो। ठीक है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, इस वजह से जीवन की उत्पत्ति अब नहीं हो सकती है। दूसरा, कौन सा सही है भैया? बीजमान ने जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत दिया था। पिछले लेक्चर में पढ़ा है यार तुमने, है। ह्यूगो डिवरीज ने तो म्यूटेशनल थ्योरी दी थी बेटा जी, आपने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। डार्विन ने पेंजेनेसिस का सिद्धांत दिया था या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? प्राकृतिक चयन का। पाश्चर ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति तो लेमार्क ने दी थी भाई साहब। आंसर क्या हो जाएगा? 22 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ को नहीं काटा था। जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत बीजमान ने दिया था। आंसर सी। नेक्स्ट लेक्चर में इस थर्ड भाग को हम करेंगे खत्म। इस चैप्टर के तीसरा जो भाग है कार्बनिक विकास के सिद्धांत, उसको हम खत्म करेंगे। फिर उसके बाद मानव विकास छोटा सा है, उसको जल्दी से खत्म करेंगे, यानी जल्दी से इस चैप्टर को अब हम खत्म करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।